आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी अंदर के पानियों में एक सपना कांपता है। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। सब जानते हैं समय निकट है, कभी भी हो सकता है, पर कोई रुक नहीं रहा। 20 दिन का इंतज़ार और वे सोचते हैं पता नहीं कब हो। 12 महीने पूरे करेगी क्या? कोई कोई व्यंग से कहता है और सब हंसने लगते हैं। इतनी बड़ी फैमिली, कम अज कम 60 लोग होंगे। हालांकि है तो सबके घर और चूल्हे अलग, पर मानसिकता वही साथ रहने की। किसके घर क्या हो रहा है, क्या पका है, कौन बीमार है, कौन बहू सुबह कितने बजे उठी, किसकी सब्जी अच्छी नहीं बनी और सास से तकरार हो गई, कौन दुपट्टा सिर पर लिए बिना ससुर के सामने से गुजर गई और उस बेचारे को अपनी आंखें परे करनी पड़ी। सबको पता है, यहाँ तक कि सुबह जल्दी अगर किसी के बाल धुले हों तो समझ लिया जाता कि रात क्या हुआ था। तब वे इशारों में हंसती हंसाती पूछती, रात तुम दौड़ते घोड़े पर चढ़ी थी? वो शर्माती और हंसी के फव्वारे फूटते। मुझसे जब पहली बार पूछा गया तो मैंने बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल पूछ दिया, कौन सा घोड़ा? वे इतना हंसी कि ज़मीन पर लोट पोट हो गई। तब से मुझे डर लगने लगा था। जिन दिनों विक्की यहाँ होते जी करता रात ही में बाल धोकर सुखा लूँ कि कल हंसी का पात्र न बनूं, पर फिर लगता कि बाल न धोने पर किसी की उत्सुकता और जासूसी का पात्र न बन जाऊं। कहीं चैन नहीं। कुछ करने और ना करने दोनों का जवाब आप ही को देना है। पहले पहल मैं इन्हें पहचानने से खूब चूकती। ससुर के 7 भाई, 7 सासें, उनकी बहुएं, फिर बच्चे, खुद मेरे 3 देवर, 2 ननदें, एक बड़ी एक छोटी, फिर लंबी चौड़ी बिरादरी। जो आता सबसे पहले पैर छू, फिर 7 सासें। दिन भर का ब्यौरा लेने अक्सर वे एक के बाद एक पहुंचती। आज क्या पल्ली अर्थात चने की भाजी और तवे की सब्जी बनी है? ये सूट तुम्हारे मायके से आया है, विकी ने लेकर दिया है। आज हमने कढ़ी चावल बनाए हैं। क्या करें, आजकल सब्जियां अच्छी नहीं लगती। अच्छा, सिर्फ तुम्हें सिलाई आती है या कढ़ाई भी? ऐसे प्रश्नों का जवाब अक्सर मम्मी दिया करती। वैसे उनको उत्तर की फिक्र नहीं होती थी, आप दें न दें, वे बदस्तूर चालू रहती। कभी 2-2, 3-3 सासें एक साथ बैठकर बातें करती और सब एक साथ बोलती। दूसरे के जवाब से उन्हें कोई मतलब नहीं। ज़्यादातर बातें आजकल की बहुएं, जब तक अच्छी तरह से कैथारसिस न हो जाता वे चुप न होती। कोई कोई अपने घर से सब्जी ले आती और बदल कर ले जाती। किसी को अगर कोई सब्जी पसंद नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, किसी के यहाँ जाकर बदल आओ। हमारे खाने में कम अज कम 6-7 सब्जियाँ होती ही होती। मैं छोटी फैमिली से आई थी। माँ बाबूजी से अक्सर कहा करती, अपनी बेटी की शादी बड़ी फैमिली में करना। मुझे देखो, मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। बड़ी फैमिली में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है, कोई भी अकेला नहीं रहता। और वही हुआ भी। मैं कभी अकेली नहीं रह पाती। जब विकी बाहर रहते तब भी नहीं। अकेली होने के लिए मुझे आधी रात का इंतज़ार करना पड़ता जब मैं अपने कमरे में हूँ। वो भी तब जब मैंने अपने साथ अपनी छोटी ननद को सुलाने से इनकार कर दिया, जो अपनी भाई की गैर मौजूदगी में भाभी के साथ सोना चाहती। उसकी मौजूदगी में अगर मैं रात के 2 बजे तक पढ़ती तो सुबह सारी कॉलोनी को मालूम हो जाता। इतना ही नहीं, वो अपने भाई के भेजे प्रेम पत्र न सिर्फ चुरा कर पढ़ती बल्कि कुछ गायब भी कर देती। मुझे डर लगता ये पत्र कल फिर इन्हीं गलियों में बाँचे जाएंगे। यहाँ कोई भी चीज़ अपनी नहीं, सब सबका है। कपड़े, गहने, साबुन, टॉवेल तक। मुझे तो कई बार विकी भी बटा बटा लगता, एक टुकड़ा कहीं एक टुकड़ा कहीं। वो किसी को नहीं करता और सबकी इच्छाओं के बीच उसकी अपनी इच्छा महत्वहीन हो जाती। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक घर में कोई ना कोई आता जाता ही रहता। ना अपनी हंसी, ना अपना रोना, ना अपना खाना। लाख कोशिश की सब में घुल मिल जाऊं, आखिर यहीं रहना है सारी उम्र, पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसी सब के चलते शादी के तीसरे साल मैं गर्भवती हुई और जब सबको पहली बार पता चला, सारे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। बधाइयों का तांता दिन भर चलता। सिर्फ मैं अनिश्चित थी। मुझे कुछ और चाहिए था, पर क्या मैं नहीं जानती थी। भाभी पोते के लिए मम्मी सामान इकट्ठा करने लगीं।
मायके से मेरी माँ भाई से खत लिखवा कर भेजती, दौड़ कर सीढ़ियाँ मत चढ़ना, भारी चीज़ें मत उठाना, ज़्यादा गुस्सा मत करना, आदि आदि। पर मुझे कुछ नहीं छू रहा। 3 साल से मैं अकेली जी रही हूँ। नहीं, 3 साल से नहीं, जब से मैं पैदा हुई 22 साल से। विकी का साथ रात के सपने की तरह होता कि जब तक सुबह उठकर आप उस ख्वाब को पहचाने घर का रूटीन हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता। और दिन गुजरते गुजरते आखिर 9 महीने पूरे हो गए। कुछ दिन और ज़्यादा ही कि मम्मी को एक शहर में मैरिज अटेंड करने दूसरे शहर जाना था। वे मना कर सकती थीं, पर उन्हें इतने सारे लोगों के होने का यकीन था कि सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ेगा। बकौल उनके एक बार हॉस्पिटल जाने के बाद सारा काम तो नर्सेस करती हैं, तो वे रुक कर क्या करेंगी। और वे चली गईं। अलबत्ता मेरी माँ ने छोटे भाई को भेज दिया था कि मेरी डिलीवरी तक वहीं रहे। क्या जाने कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। विक्की आए तो 10 दिन रुके, इंतज़ार करते रहे। घर में सासें हिसाब लगाती, 10वां महीना ख़त्म होने जा रहा है, क्या होगा। फिर भगवान के भरोसे छोड़ देती, जो होगा अच्छा ही होगा। डॉक्टर के पास जाओ तो कहेगा ऑपरेशन। वे सब विक्की से कहती, कितने दिन रुकेगा तू अपना काम धाम छोड़कर, पता नहीं कितनी देर है। फिर ये तो औरतों का काम है, तू क्या करेगा। वैसे भी तेरी बीवी बड़ी बहादुर है। और वे चले गए। मैं जानती थी वे अपने पापा से ही नहीं, अपने चाचाओं से भी डरते हैं, और मैं उन्हें कभी धर्म संकट में नहीं डालती। विक्की को गए 2 दिन हो गए और एक रात 11 बजे हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। सुना है इतना दर्द होता है कि जान निकल जाती है। अभी जान नहीं निकल रही है, अभी देर है। रात का खाना हो चुका था, सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं अपने कमरे में हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी धीरे धीरे। एक बास्केट में छोटे बच्चे के कपड़े, 2 सफ़ेद चादरें और कुछ ज़रूरी ताम झाम जो दिन भर सुनती रहती हूँ कि वहाँ ज़रूरत पड़ती है। ये भी सुना था कि लगातार चलते रहो तो तकलीफ़ कम होती है। सो अपना कमरा साफ़ कर डाला, किचन साफ़ कर डाला। अब दर्द की लहरें उठने लगीं एक ख़ास अंतराल में। उन क्षणों ठहर जाती, दीवार पकड़कर। दर्द गुजर जाता तो फिर काम में जुट जाती। फिर हॉस्पिटल में कहाँ नहाना धोना होगा, सो जाकर खूब देर नहा भी आई। 3 बज चुके तो जाकर बड़ी ननद को उठाया, जिनके आसरे मम्मी मुझे छोड़ गई थी। वे उठकर आईं और मेरा चेहरा देखकर बोलीं, अभी देर है, इतनी जल्दी हॉस्पिटल चलकर क्या करेंगे, चाय बनाकर पी और घूमती रह। वे फिर सो गईं। मैंने 2 घंटे और गुजारे। दर्द इतना बढ़ गया था कि दर्द की लहर उठती, मैं खड़ी न रह पाती। मेरे घुटने मुड़ जाते और मैं नीचे झुकने लगती। सामने पेट झुकने नहीं देता। पीछे ठीक 5 बजे उन्हें फिर से उठाया। तैयारी कर ली है, उन्होंने पूछा और बाथरूम में घुस गई। 6 बजे हम रिक्शे में बैठकर हॉस्पिटल की ओर रवाना हुए। दर्द की लहर उठती और मैं रिक्शे में होंठ भींच कर सर नीचे कर लेती। वे बता रही थी, एक बार एक स्त्री को रिक्शे में ही बच्चा हो गया। रिक्शे वाले ने हॉस्पिटल के सामने जाकर रिक्शा रोका और दौड़ता हुआ अंदर जाकर सिस्टर्स को बुला लाया। उस स्त्री के साथ वाली उसका बच्चा पकड़कर बैठी थी। नर्सेज स्ट्रेचर लेकर आईं और उस स्त्री के घर वालों को खूब गालियाँ दी। रिक्शे में ही उस बच्चे का नाल काटा और दोनों को अंदर ले गए। एक बार उनकी किसी रिश्तेदार को कार में डिलीवरी हो गई। पूरी कार खून से लथपथ। उसने सीट पर बैठे बैठे बच्चों को लपक लिया और लगी जोर जोर से चिल्लाने। सुनकर मुझे डर लग रहा है। मेरा छोटा भाई पीछे पीछे स्कूटर पर आ रहा है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। विकी के जाते समय उसने बड़ी आजिजी से कहा था, जिया जी आप मत जाइए। विकी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा था, अरे यार तू है ना, फिर मैं कितने दिन रुक सकता हूँ, तू फ़ोन कर देना, जब भी तकलीफ़ हो मैं उसी पर भागा चला आऊँगा। फ़ोन अभी तक तो किसी ने नहीं किया। भाई ने सुबह कहा तो बड़ी ननद ने तपाक से कहा, वो क्या करेगा आकर, और अब कुछ ही घंटों की तो देर है, इधर बेटा हुआ उधर फ़ोन कर देंगे, फिर तो सबको ही फ़ोन करना होगा। फ़ोन मेरे बड़े ससुर के यहाँ है, सिर्फ जिसे करना हो वहीं जाना होता है। सो मेरा भाई नहीं गया। हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरा चेहरा देख कर ही एक नर्स मुझे पकड़कर अंदर ले गई और भाई आवश्यक कागजी कार्यवाही करने लगा। एक बड़ा सा हॉल जहाँ तीनों दीवारों से सटे बिस्तर लगे थे और सभी पर अधनंगी औरतें चीख चिल्ला रही थीं। मैं डर गई। मैंने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा था। उनके जिस्म पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, गाउन या पेटीकोट नुमा उनके फूले पेट पर अस्त व्यस्त पड़ा था। उनका दर्द बेहिस व्याकुलता में बिस्तर पर पैर पटकता।
किधर देखूं, जिधर नज़र आती यही नज़ारा। हाय रब्बा, ये भी दिन देखना था। इसके कपड़े बदलवा दो, एक नर्स ने ननद को आदेश दिया। उन्होंने बास्केट में से एक गाउन निकाल कर मुझे दिया और बाथरूम की ओर इशारा किया। अंडरगारमेंट्स भी उतार देना, उन्होंने सिंधी में कहा। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मुझे पेशाब जाना था, पर मैं बैठ नहीं पा रही थी। जैसे ही बैठने की कोशिश करती, दर्द की लहर उठती और मैं वहीं कांपती खड़ी रहती, दीवार का सहारा लेकर। मुझे डर था मैं वहीं गिर ना जाऊं उस गंदे बाथरूम में और यहीं कुछ ना हो जाए। जैसे तैसे कपड़े बदल कर मैं बाहर आई, हाँफती हाँफती। ननद ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर लेटा दिया। दर्द ने अब मेरी कमर पकड़ ली थी और टांगें भी। मुझे सख्त प्यास लगी थी। मैंने पानी मांगा तो पानी देने से इनकार कर दिया गया, सिर्फ होंठ गीले किए गए। प्यास और जोर मारने लगी। ननद बाहर जाकर भाई से गर्म चाय और दूध लाने को कह आई। नर्स ने एक बार आकर मुझे देखा और ननद से कहा, अभी देर है। फिर मेरे दर्द से पीले पड़े चेहरे को देखकर पूछा, पहला है? मैंने सहमति से सर हिलाया। तेरा आदमी कहाँ है? उसने यूं ही पूछा। वो यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता है, मेरी बजाय ननद ने कहा। उसके चेहरे पर विद्रूप भरी मुस्कान दौड़ गई। फिर मेरा गाउन उठा दिया। उस वक्त शर्म का नामो निशान नहीं था, सिर्फ दर्द था, दर्द का समंदर। कोई कोई लहर आकर इतना दूर फेंक देती कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, जो आसपास से उठती चीखों से टूटता। अरे दाई री, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा ले। एक भयंकर आर्तनाद। ए चुप, सिस्टर ने उसे घुड़का। जब ऐसे काम करती है तब भी चिल्लाती है क्या? और सारी नर्सेज हंस पड़ी। अब नहीं करूंगी ऐसा काम, मैं कान पकड़ती हूँ, उसने टूटती हिचकियों में कहा। तो फिर हंसी का फवारा उठा। उनकी आंखों में क्रूरता थी, हिकारत, उपेक्षा, व्यंग और न जाने क्या क्या। रुदन की भारी चट्टान मेरी छाती पर पड़ी हुई है, उसके ऊपर डर की चट्टान, उसके ऊपर शर्म की, उसके ऊपर गुस्से की, उसके ऊपर पता नहीं। सिस्टर ने मेरे पेट का साइज़ देखा, फिर ननद से कहा, पहले बच्चे के हिसाब से पेट बड़ा है। तुम सिंधी लोग खूब घी खाते हो और ड्राई फ्रूट के बने लड्डू। बच्चा मोटा हो जाएगा तो निकलेगा कैसे? क्यों खाते हो? आखिरी वाक्य उसने मुझे देखकर कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। इसको गर्म चाय पिलाओ, उसने ननद से कहा और जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पेशाब आ रहा है। तो जाओ करके आओ, उसने निहायत बेरुखी से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। 2 आंसू मेरी आंखों से टपके और आवाज़ कांप कर टूट गई। इसने मेरा चेहरा देखा और दाई को बुलाकर कहा, इसे पॉट दे दो। इस बीच कुछ डॉक्टर्स आईं और सरसरी नज़र से देख कर चली गईं। कुछ इंजेक्शंस भी लगाए गए। मैं थक कर चूर हो गई हूँ। दर्द ने इतनी पटखनियाँ दी हैं कि मेरे सारे कस बल ढीले हो गए हैं। इस बीच 3 बच्चे हो भी चुके। एक को मैंने अपनी जिज्ञासु और आंसू भरी आंखों से देखा। अंधेरे का द्वार खुला, पहले बच्चे का सिर, फिर उसका बदन बाहर आया। खून और सफ़ेद द्रव से लथपथ, नाभि से जुड़ी नाल। बच्चे के बाहर आते ही स्त्री की चीखें शांत, वो निढाल होकर पड़ रही। बच्चे का शरीर नीला है, उसे उल्टा लटकाकर हल्की हल्की थपकियाँ दी जा रही हैं कि बच्चे के रुदन से समूचा हॉल भर गया है। थोड़ी देर के लिए दूसरी आवाज़ें शांत हो गईं। बधाई हो, लड़का है। कहाँ है इसकी दादी? 3 लड़कियों के बाद चलो, जल्दी मिठाई खिलाने का प्रबंध करो। बच्चे की दादी को सबने घेर लिया। डॉक्टर अपना काम करके बाहर चली गई। दादी खुशी से फूली नहीं समा रही। कमर में खुसे रुपए निकाले और बांटने लगी। ए अम्मा, तेरी बहू तो गोरी है, पोता काला। किसी दाई ने चुहल की। काला है तो क्या हुआ, है तो लड़का। खुशी दादी की आंखों से छलकी पड़ रही है। माँ सुख और संतोष से लेटी मुस्कुरा रही है। फिर उसे धो पोंछकर, उसे टाँके लगाकर, हल्के फुल्के कपड़े पहनाकर वार्ड में शिफ्ट करने को ले जाया गया और हाल में फिर वही चीख पुकार। वहाँ की बातों से मालूम हुआ कि 4 दिन पहले की बात है। एक औरत के दिन पूरे हो चुके थे। वो डॉक्टर को दिखाने आई तो डॉक्टर ने कहा, अभी देर है, घर जाओ, 2 दिन बाद आना। दूसरे दिन उसे दर्द उठा और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि बच्चा पेट में ही मर गया है। अब बच्चा नीचे से ही निकाला जाएगा। दर्द के इंजेक्शन देकर लिटा दिया गया। दर्द आधे अधूरे हो रहे थे कि मृत बच्चे का सिर तो बाहर आ गया, पर धड़ बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। बच्चा आधा अंदर आधा बाहर। मृत बच्चे का सर काटकर आधा अंदर से निकाला, आधा बाहर से। होश में आने पर माँ रो रो कर पागल हो गई। डर, सिर्फ डर।
जो यहाँ आने के बाद मेरी पसलियों में रेंग रहा है। कौन है? मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। एक पेशेंट स्त्री की सास मेरी ननद को बता रही थी, वो यहाँ 3 दिन से है। उसकी बहू को रुक रुक कर दर्द हो रहे हैं। कल एक डिलीवरी के वक्त बच्चा जब बाहर नहीं आ पा रहा था तो उसे चिमटे से पकड़कर खींचा गया तो बच्चे के सर पर गहरे घाव हो गए। यहाँ के लोग बड़े गैर जिम्मेदार हैं। एक डायबिटिक स्त्री को, जिसे विवाह के 15 साल बाद पहला बच्चा होने वाला था, ग्लूकोज चढ़ा दिया। बच्चा पेट में ही मर गया और स्त्री की हालत अब भी गंभीर है। मैं कहना चाहती हूँ, बस करो, मुझे नहीं सुनना, पर कह नहीं पा रही। जिद, गुस्सा, तड़प, दर्द, विवशता का जानलेवा एहसास, फिर चारों तरफ सिर्फ चीखें और रुदन। जी चाहता है मैं भी जोर जोर से चिल्लाऊं, रोऊं, पर हो नहीं पाता। दोपहर हो गई है, मैं मछली सी तड़प रही हूँ। थकान, नींद और दर्द की लहर उठती, मैं होंठ दबाकर चीख पड़ती दबी आवाज़ में। दर्द की लहर ठहरती, मुझे नींद दबोच लेती। मुझे बुखार हो आया। एक डॉक्टर ने देखा और ननद से कहा, इसके शरीर पर बर्फ़ रगड़ो। बर्फ़ मंगवाई गई भाई से और ननद सारे शरीर पर बर्फ़ रगड़ने लगी। शायद ऑपरेशन करना पड़े, बच्चेदानी का मुंह छोटा है, किसी डॉक्टर ने कहा। तैयारी करो। दस्तखत कौन करेगा? मैं कर दूंगी, मैंने तड़प कर कहा, पर जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप कर सकती हैं ना, आप कौन हैं इनकी? किसी ने ननद से पूछा। उन्होंने कहा, कर सकती हूँ मैं, पर आप पहले यही कोशिश करें कि डिलीवरी नॉर्मल हो। घर में कोई बड़ा नहीं है इसके, मैं मेहमान हूँ। कैसे कैसे लोग हैं, छोड़कर चले जाते हैं, एक नर्स ने मुंह बिचका कर कहा। एक अन्य नर्स रेज़र लेकर आई और पेट तथा अन्य अंगों के बाल साफ कर दिए। मेरे सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांध दिया गया। गाउन उतरवा कर उन्होंने एक सफ़ेद चोगा सा पहना दिया। मैं समझ गई ऑपरेशन। ननद ने दस्तखत कर दिए। शायद 2 बज रहे हैं। दर्द ले, जितना अच्छा दर्द लेगी उतना जल्दी बच्चा होगा। नर्सेस बार बार आकर मुझे झिड़कती। कैसे दर्द लूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। वे समझाती, मैं कर तो देती, फिर भी लगता शायद मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मैंने हथियार डाल दिए कि मैं कुछ और नहीं कर सकती। अब मारो काटो, जो मन आए करो, मैं तुम्हारे हवाले। स्ट्रेचर ले आया गया मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए। एक सीनियर डॉक्टर ने हॉल में प्रवेश किया। नर्सें सतर्क हो गईं, चीखें चिल्लाहटें कम। सबको बारी बारी देखती हुए मेरे पास आईं। दुबली पतली सांवली सी काया, कद लगभग 5 फीट 2 इंच, चेहरा निस्पृह। उसने एक पल मुझे देखा, फिर स्ट्रेचर को। पहला है? उन्होंने मुझे पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने नर्सेस को इशारा किया। कई एक साथ दौड़ी और काफ़ी सारा सामान ले आईं। तब तक वो मेरा चेकअप करती रहीं। ननद को ज़रा दूर खड़े रहने को कह दिया। नर्सेज ने फटाफट उन्हें वे सारी चीज़ें पहनानी शुरू कर दी जो ऐसे समय पर डॉक्टर्स पहनते हैं। पूरी तैयारी के साथ वो मेरे पास आईं। चलिए दर्द लीजिए, बहुत देर हो गई है, बच्चे को खतरा हो सकता है। खतरा बच्चे को? मैं अपना आप भूल गई और जैसा नर्सेज कहती गई मैं करती गई। अपनी टांगें कसकर पकड़िए, शाबाश शाबाश, और थोड़ा। डॉक्टर ने हौसला बढ़ाया। नर्स ने मेरी टांगें जितना खोल सकती थी खोल दिया। जल्दी, हाँ हाँ, जरा जल्दी, नहीं तो बच्चा पानी पी जाएगा, डॉक्टर ने बेताब आवाज़ में कहा। असहनीय दर्द, पर वहाँ मृत्यु का भय नहीं था, न कुछ और मेरे जहन में, सिर्फ बच्चा था, मेरा अपना बच्चा। रुकिए मत, सिर्फ 5 मिनट और, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, जरा सा और। दर्द, सिर्फ दर्द। कोई चीज़ बाहर आना चाहती है पर दर्द की चट्टान है। मैं पुरजोर कोशिश करती हूँ हटाने की कि आने वाले को जगह मिल सके। पसीने पसीने, मैं दांत भींचती, मेरे मुंह से अजीब कराहें निकल रही हैं। मैं उन्हें सुनती। मैंने पहले ही चबाए होंठ फिर से दांतों के नीचे भींचे और पूरी ताकत से उस चट्टान को धकेला। चट्टान जरा सी खिसकी शायद। शाबाश, बच्चे का सर दिख रहा है, जरा सा और, जरा सी हिम्मत और। नहीं, हारना नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वही, बार बार वही। मुझे पता नहीं मेरी टांगें हैं भी या नहीं, मेरा जिस्म है या नहीं, कुछ और मुझ में है या नहीं। चेतना एक ही जगह बार बार टकरा रही है। ओह गॉड! पहली बार मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ी। फिसलती सी कोई चीज़ बाहर निकली, जिसे हाथों में ले लिया गया। मेरी निगाहें खुद ब खुद सामने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर गईं। 4:15। मेरी आंखें मूंद गईं। वे बच्चे को उल्टा कर रुलाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चा रोया। पहली बार मैंने वो आवाज़ सुनी।
मेरी आत्मा गहरी शांति से भर गई। मैंने आंखें खोलकर बच्चे को देखा। मेरी नाल से लिपटा मेरा बच्चा। उन्होंने उसे मेरे पेट पर लिटा दिया। खून और सफ़ेद द्रव से लिपटी वो नन्ही गर्म देह, मैंने उसे अपने हाथों से छुआ, अपने होने को उतना साबित और पूरा उस क्षण में पहली बार जाना। वे शायद प्लेसेंटा निकाल रहे हैं, जिसमें ज़्यादा देर नहीं लगी, और नाल काट कर वे बच्चे को नहलाने ले गए। 2 दाइयाँ आकर मेरी सफाई करने लगीं। बाप रे, कितना स्वस्थ बच्चा है, बेबी है, पहला है ना? मैं मुस्कुरा दी, समूची सृष्टि के प्रति कृतज्ञ। बिल्कुल तुम्हारे जैसा गोरा चिट्टा, गोल मटोल, जैसी माँ वैसी बेटी। एक नर्स मेरे नज़दीक आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा गला रुंध गया। उसने मुस्कुराकर मेरा गाल थपथपाया और पहली बार स्नेह से मेरा माथा सहलाया। उस स्पर्श ने मुझे याद दिलाया मैं कब से कड़ी धूप में चल रही हूँ और अब मुझे जरा सी छाँव चाहिए, बस जरा सी। मैंने अपनी भर आई आँखों को पीछे लौटा लिया। साफ करने के बाद उन्होंने मेरी दोनों टांगें, मेरे पलंग के दोनों ओर लगी 2 रॉड्स जिनके चमड़े के 2 पट्टे लगे थे, पैर बांधने को, उस पर से उठाकर बांध दी। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? टाँके लगेंगे, सिस्टर ने धीरे से कहा। वही डॉक्टर जो चली गई थी इस बीच आई और बिना मेरी ओर देखे टाँके लगाने लगी। दर्द एक बार फिर शुरू हुआ, सुइयाँ चुभोता, पर उसके मुकाबले काफ़ी कम जो मुझ पर से गुजर चुका था। उन्होंने टाँके लगा दिए और इसके पहले मैं कुछ कहती कहती वे मेरी बंधी टांगों को वहीं छोड़कर बाहर चली गई। सिस्टर ने आकर मेरी ड्रेसिंग की और टांगे खोलकर बिस्तर पर सीधा लिटाया और एक सफ़ेद चादर मुझ पर डाल दी। ओह, टांगे पता नहीं कितनी देर हवा में झूलती रही थीं। ननद मेरे पास आ गई थी और मेरे कपड़े बाल वगैरह ठीक करने लगी थी कि एक दाई ने आकर कहा, बच्ची के कपड़े दो और इनाम, तभी बच्ची मिलेगी। वो हंस रही थी। मैंने मुस्कुराकर ननद को इशारा किया। वे बास्केट में से मेरा पर्स निकाल कर ले आईं और खोलने लगी थीं कि मैंने हाथ बढ़ाकर पर्स उनके हाथ से ले लिया और दाई को दे दिया। वो चहक उठी। उसने आवाज़ देकर सबको इकट्ठा कर लिया और वे आपस में बांटने लगीं। गुलाबी कपड़ों में लिपटी मेरी बच्ची को वे पहली बार मेरे पास लेकर आईं और मेरी बगल में लिटा दिया। मैंने पहली बार बच्ची को ठीक से देखा। गोरी गुलाबी गुड़िया सी, मुट्ठियाँ भींचे सो रही है, नर्म मुलायम होंठ, एकदम स्वस्थ सुंदर, माथे पर काफ़ी कम बाल। किस पर गई है, तुम पर या अपने पापा पर? ननद ने हंसते हुए मुझसे पूछा। किसी पर गई हो, इससे क्या? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे अंधेरों से एक ऐसी भी नदी निकल सकती है जिसके तटों पर फिर पूरे के पूरे साम्राज्य बसाए जाएंगे। कोई नहीं जानता कि अंदर के पानियों में जो सपना कांपता है कब असलियत का रूप लेगा। जब लेता है तो पहली बार उसके गर्म माथे को मैंने अपने होठों से छुआ और उसे अपनी बाह में समेट आंखें बंद कर लीं। वो स्पर्श कि अंदर एक के ऊपर एक धरी चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगीं, यकायक जैसे किसी ने रुके हुए बांध का पानी छोड़ दिया हो। मेरे गले से तेज हिचकी निकली और पूरे हॉल में फैल गई। लगभग सन्नाटा छा गया। मेरी ननद ने घबराकर मेरे सिर पर हाथ रखा। कुछ नर्सेज दौड़कर मेरे पास आ गईं। मैं जिसे आज तक अपना अकेलापन समझती आई थी, एक अंधी गहरी काली खो, उसी में से एक सुख अनायास मेरे हाथों आ गया था। एक अकेलापन दूसरे अकेलेपन को जन्म दे सकता है, इतना जानती थी, पर यह तो सुख का झरना है जो जाने कहाँ से फूटता चला आ रहा है। मैंने अंदर चट्टानों के टूटने की आवाज़ भी सुनी और फिर शांत गहरी बहती नदी की भी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी अंदर के पानियों में एक सपना कांपता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।